हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल क्लासेस में। आज हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। इसी के बेस पर हमारे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां निकल करके आएंगे। पहले इसको समझना ज़रूरी है कि क्या है आय का चक्रीय प्रवाह, और ये 6 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपको बता दूँ 2019-20 का जो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक उत्पादन होता है, अब उत्पादन कैसे किया जाता है? पूंजी लगाई जाती है उत्पादन के लिए, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, ये दोनों चीज़ें लगाई जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। और जब उत्पादन होता है तो इनकी वजह से जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को किराया मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, और इन मजदूर को मजदूरी मिलती है, तो इन्हें क्या होता है, आय प्राप्त होती है। और जब ये आय होती है तो ये क्या करते हैं, इस आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। और जब खर्च होता है तो वापस से उत्पादकों को पैसे मिलते हैं, और वो क्या कर देते हैं, दोबारा से उत्पादन करने लगते हैं, क्योंकि खर्च से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड जब होती है तो उत्पादन करके उसकी सप्लाई पूरी की जाती है। उत्पादन होता है, उत्पादन से फिर आय होती है, आय से खर्च होता है, खर्च से उत्पादन, आय, व्यय, और यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसका ना तो कोई अंत होता है ना कोई आरंभ होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। इसकी डेफिनेशन भी यही है। अर्थव्यवस्था में कारक सेवाओं का प्रयोग करके, कारक सेवाएं वही पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, और यही उत्पादन के साधन भी होते हैं। कारक सेवाओं का प्रयोग करके उत्पादन होता है, उत्पादन में प्रयोग किए गए साधनों को आय प्राप्त होती है, और इस आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर दिया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च के कारण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से उत्पादन होता है, उत्पादन के कारण लोगों को आय होती है, और आय को खर्च कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया में, यानी कि ये उत्पादन, आय और व्यय की चक्रीयता, ये प्रक्रिया बनी रहती है, जिसको ना तो कभी ख़त्म किया जा सकता है और ना कोई ये बता सकता है कि ये शुरू कहाँ से होती है। क्योंकि आय जब होती है तो उत्पादन होता है, उत्पादन कब होता है, जब व्यय होता है, और व्यय कब होता है, जब आय होती है। तो ना तो इसका कोई एंड है, ना ही कोई इसकी कोई स्टार्टिंग है। इसमें 3 प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, उत्पादन, आय और व्यय। मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन किया है तो 100 रुपये की ही लोगों को आय होती है, और 100 रुपये ही लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो आय के चक्रीय प्रवाह में उत्पादन, आय और व्यय 3 पक्ष होते हैं, और तीनों पक्ष ही क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, जिनमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती। और एक चीज़, आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल के बारे में हमसे पूछ लेता है, ये मॉडल, आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल को समझाइए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसके बाद आय के चक्रीय प्रवाह में 3 पक्षी समरूपता होती है, ये लिख करके आप ये गोला बनाएंगे। फिर एक मॉडल खींचेंगे, ये आपका मॉडल नहीं है, बट ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से काम करता है हमारा चक्रीय प्रवाह। देखिए, पहले परिवार क्षेत्र होता है और एक उत्पादक क्षेत्र होता है। परिवार क्षेत्र सबसे पहले क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है। उत्पादक क्षेत्र को क्या देता है, कारक सेवाएं देता है, जैसे पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। ये क्या है, आपकी कारक सेवाएं हैं। इनको अगर मैं कहूँ तो ये कही जाएंगी आपकी कारक सेवाएं। और इनके बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या देगा, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या देगा, इनके बदले में आय देगा। जैसे पूंजी के बदले में क्या मिलता है, ब्याज। भूमि के बदले में क्या मिलता है, लगान या जिसे किराया भी कहते हैं। उद्यमी के बदले में क्या मिलता है, परिवार क्षेत्र को लाभ मिलता है। और श्रमिक जो जाते हैं हमारे यहाँ से काम करने, उन्हें क्या मिलता है, मजदूरी है, जिसे पारिश्रमिक भी कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कारक भुगतान, कारक भुगतान। ये अगर मैं उत्पादक क्षेत्र के पॉइंट से देखूं तो इन्हें कहा जाएगा कारक भुगतान उत्पादक क्षेत्र के लिए, लेकिन परिवार क्षेत्र के लिए क्या बन जाती है, ये कारक आय बन जाती है, कारक आय। इसी तरह से अब देखिए, परिवार क्षेत्र ने ये 4 संसाधन दिए,
उत्पादक क्षेत्र को, उत्पादक क्षेत्र के पास चले गए। इसके बदले में इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उत्पादन किया है। इन्होंने यहाँ पर उत्पादन किया है और उत्पादन से क्या बनी है परिवार क्षेत्र के पास, वस्तु और सेवाएं बनकर रखी गई हैं, वस्तुएं और सेवाएं बनकर के रखी गई हैं। अब उत्पादक क्षेत्र इतना खर्चा करने के बाद क्या करेगा, उसे अपने पास तो रखने से रहा, इसे क्या करेगा, वो परिवार क्षेत्र को बेच देगा। तो उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ पर वस्तु और सेवाएं देगा, वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र के पास चली जाएंगी। ठीक है, इन्हें कहा जाएगा कारक सेवाएं, कारक सेवाएं। ये इस बार जो उत्पादक क्षेत्र दे रहा है परिवार क्षेत्र को कारक सेवाएं, और इसके बदले में क्या करेंगे परिवार क्षेत्र, इसको अपनी आय दे देंगे। परिवार क्षेत्र के पास क्या होता है संसाधन, सिर्फ और सिर्फ एक होता है जिसे कहा जाता है आय। इसका आय का भाग दे देंगे जिसे कहा जाएगा परिवार क्षेत्र के पॉइंट से कारक भुगतान, और उत्पादक क्षेत्र के पॉइंट से यही बन जाएंगी मेरी कारक आय। और इस पॉइंट को अगर मैं दोनों को मिलाकर के कहूँ तो परिवार क्षेत्र के पॉइंट से ये बन जाएगा इनका उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। ओके, अब देखिए ये छोटा छोटा परिवार क्षेत्र कारक सेवाएं देता है और उत्पादक क्षेत्र इनके बदले में क्या करता है, इनको आय प्रदान करता है। फिर उत्पादक क्षेत्र इनके वस्तु और सेवाएं देता है और इसके बदले में परिवार क्षेत्र क्या करता है, अपनी आय का भुगतान करता है उत्पादक क्षेत्र को, जिसे कहा जाता है कारक भुगतान। अब जब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को किया जा रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, वास्तविक प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह, इन्हें कहा जाएगा वास्तविक प्रवाह। जब दो क्षेत्रों के बीच मुद्रा के रूप में भुगतान किया जा रहा है या प्रदान किया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका, मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, जब दो क्षेत्रों के बीच कारक सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रवाह। जब दो क्षेत्रों के बीच में मुद्रा के रूप में आदान प्रदान या भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है मौद्रिक प्रवाह। जब कारक सेवाएं दी जाएंगी तो वास्तविक प्रवाह, और जब मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाएगा तो वो बन जाएगा मौद्रिक प्रवाह। तो आय के चक्रीय प्रवाह में दो प्रवाह शामिल हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। याद रखिए, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। फिर इसके बाद आय का, ये तो सिर्फ वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह आपको बताना था। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बनता है हमारा आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल। कैसे बनता है आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल, तो मैंने आपको क्या समझाया पहले, वेट, कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कारक भुगतान देता है, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं देता है, वस्तु तथा सेवाएं देता है। जैसे पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। इसके बदले में उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, मौद्रिक भुगतान करता है, यानी कि मौद्रिक प्रवाह करता है। जैसे पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया या लगान जिसे कहते हैं, उद्यमी को लाभ देता है और श्रमिक को मजदूरी देता है। ये क्या करता है, मौद्रिक प्रवाह करता है। फिर इसी का दूसरा पक्ष भी शामिल कर दिया जाएगा इसमें। तो अब इसके बाद उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को कारक भुगतान भी करता है। जैसे इसके बदले में क्या करता है, वस्तुएं और सेवाएं देता है, वस्तुएं तथा सेवाएं देता है, जिसे कहा जाता है कारक भुगतान, कारक सेवाएं। फिर इसके बाद इसके बदले में परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या देता है, आय का भुगतान करता है, अपनी आय देता है, जिसे कहा जाता है मौद्रिक प्रवाह। ये पूरा चार्ट जो है यही आपका कहलाता है आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल, आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल।
और इस मॉडल की कुछ मान्यता है। तो क्या मॉडल में कोई दिक्कत है? जो मैंने वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों अलग अलग रखे हैं वही क्या है मेरे आय के चक्रीय प्रवाह है। और आय के चक्रीय प्रवाह की कुछ मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं क्या क्या है? इसमें सिर्फ दो क्षेत्र शामिल होते हैं, उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र। अभी तक आपने देखा भी होगा कोई और क्षेत्र यहाँ पर शामिल नहीं हुआ है, परिवार क्षेत्र रहा है और उत्पादक क्षेत्र रहा है। फिर उसके बाद घरेलू अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। मैंने बताया था अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, दो क्षेत्रीय और तीन क्षेत्रीय। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और ये क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था है। और आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल सिर्फ और सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था में ही ज्ञात किया जा सकता है। फिर उसके बाद फर्म द्वारा सभी उत्पाद बेच दिया जाता है, यानी कि अगर फर्मों ने, उत्पादकों ने 100 इकाइयाँ बनाई हैं तो वो 100 की 100 इकाइयाँ ही परिवार क्षेत्रों को बेच दी जाती हैं। यहाँ से 100 इकाइयाँ उठा करके परिवार क्षेत्रों को सप्लाई कर दी जाती है 100 इकाइयाँ। फिर इसके बदले में अगर इन्होंने 50 रुपये कमाए थे तो वो 50 के 50 रुपये क्या कर देते हो? वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। तब ये आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल सक्सेस होता है। तो परिवारों द्वारा अपनी पूरी आय उपभोग पर खर्च कर दी जाती है। और लास्ट मान्यता है इसकी, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि इस प्रवाह के अंदर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। अगर सरकार इस पर टैक्स या आर्थिक सहायता देने लग जाए तो आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल यानी कि उत्पादन, आय और व्यय तीनों चीज़ कभी भी समान नहीं हो सकती है। अब ये हम ज्ञात क्यों करते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल क्यों ज्ञात करते हैं? क्या महत्व है इसका? तो दो महत्व है। पहला, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में ये सहायक होती है। चक्रीय प्रवाह मॉडल के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का अनुमान सरलता से लगा सकते हैं, इसलिए इस मॉडल की गणना की जाती है। फिर उसके बाद अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता का ज्ञान, कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर कितना निर्भर करता है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम चक्रीय प्रवाह मॉडल की गणना करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल, यानी कि अर्थव्यवस्था में कारक सेवाओं का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है और उस उत्पादन को के माध्यम से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में आय होती है और आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर दिया जाता है। आय के माध्यम से फिर उत्पादन होता है, उत्पादन से आय होती है, आय से व्यय होता है, व्यय से उत्पादन, आय, व्यय, ये चक्र चलता रहता है और इसी चक्र को कहा जाता है आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल। इसके अंदर तीन स्थितियाँ शामिल हैं, यानी कि तीन पक्ष शामिल हैं। पहला है उत्पादन, आय, व्यय, और तीनों ही क्या होते हैं? हमारे समान होते हैं। इसका ना तो कोई अंत है ना ही कोई इसकी स्टार्टिंग है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। ओके दोस्तों, यहीं तक था हमारा आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल। कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।